तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल डीएक्सटी ओटाकू पे आपका स्वागत है। तो सीजन 5 के एपिसोड 2 में हम देखते हैं कि इसे कहता है उस दिन रात को देर से जो लोग मेरे घर आए थे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लोग थे, जैसे साजिक समग्रेफिया सन और अजाजेल सेंसे। वह सब हियोदो रेसिडेंट के टॉप फ्लोर पर वीआईपी रूम में इकट्ठे हुए थे। उन्होंने हमें यानी ग्रेमोरी टीम को वहाँ बुलाया। सबके चेहरे सीरियस थे, इसलिए हमें समझ आ गया कि बात कुछ इम्पोर्टेंट है। साजिक समा ने मुझसे किबा से और अकीनो-सान और रियाज को अपने सामने बिठाया और फिर बोलना शुरू किया। जैसे कि मैंने तुम तीनों को पिछली बार बताया था, इसे कुन, किबा कुन और अकेनो कुन ने सारी की सारी अचीवमेंट हासिल की हैं। इसलिए तुम तीनों को प्रमोशन का फैसला हमने योंडाई माहो और बाकी टॉप काउंसिल के मेंबर ने मिलके कर लिया है। वो इस वो इसी बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, ऐसा लग रहा है कि मेरे किबा और अकेनो सान की प्रमोशन को लेकर कोई डिस्कशन चल रहा था। उन्होंने मुझे इसके बारे में साइरा और सान के अगेंस्ट वाले मैच के बाद बताया था। उस वक्त मैं काफ़ी कंफ्यूज था, इसलिए समझ नहीं पाया कि वो क्या कह रहे थे, क्योंकि ये बात ही प्रमोशन की हो रही थी। ऐसी चीज़ जो मैंने कभी सोची भी नहीं थी, वो माओ समा ने डायरेक्टली मुझसे कह दी, तो कंफ्यूज होना तो बनता ही था। मेरा एम तो हमेशा प्रमोशन लेना ही था, लेकिन इतनी जल्दी मिलेगा ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। लगता है एविल गॉड लोकी और खैओस ब्रिगेड के खिलाफ लड़ना मेरी बड़ी अचीवमेंट बन गई है। हाँ, हम तो बस अचानक ही उन सब चीज़ों में फंस गए थे, लेकिन उन इंसिडेंट से निकलना अब एक बड़ी अचीवमेंट बन चुकी है। सच कहूँ तो मैंने भी सोचा था कि हमें अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, क्योंकि हमने ऐसे बड़े क्राइसिस से सर्वाइव किया जहाँ हम अपनी जान भी खो सकते थे। और ये बिल्कुल भी अजीब नहीं होता, लेकिन मैंने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमें इतनी बड़ी इज्जत दी जाएगी कि हमें प्रमोशन तक मिल जाएगा। प्रमोशन के बारे में बात करें तो ये बिल्कुल नेचुरल है कि तु, तुम तीनों को डायरेक्टली हाई क्लास डेविल का प्रमोशन मिलना चाहिए बिना मिडिल क्लास डेविल एग्ज़ाम दिए। लेकिन क्योंकि एक प्रॉपर प्रमोशन सिस्टम फॉलो किया जाता है, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम लोग पहले मिडिल क्लास डेविल एग्ज़ाम क्लियर करो। मिडिल क्लास प्रमोशन टेस्ट, रुको जरा, हाई क्लास का क्या? हमें वाकई टॉप क्लास डेविल लेवल का माना जा रहा है? सीरियसली हाई क्लास? सच में मुझे तो अभी तक समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। अकेनो सान और कीबा भी शौक में थे, लेकिन मेरी तरह इतने नहीं लगे। लग रहा था जैसे सिर्फ मैं ही अजीब से एक्सप्रेशन बना रहा हूँ। तभी अजाजेल सेंसे ने अपने ग्लास के शेक पीते हुए कहा, इसे कीबा और अकेनो का हाई क्लास डेविल बनना उनकी अचीवमेंट देखकर बिल्कुल भी अजीब नहीं लगता, लेकिन डेविल वर्ल्ड में भी कुछ प्रॉपर स्टेप्स होते हैं। खासकर जो हायर अप्स हैं, वो इसी बात को लेकर काफ़ी स्ट्रिक्ट और नोइसी होते हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए स्पेशल प्रमोशन तो मान लिया है, लेकिन साथ ही ये भी कह रहे हैं कि वो प्रोसीड्यूर्स को फॉलो करना चाहिए। इसलिए तुम लोग पहले मिडिल क्लास डेविल्स बनोगे और फिर कुछ टाइम तक उसी रैंक में काम करोगे। फिर उसके बाद तुम्हें ऑफिशियली हाई क्लास डेविल का प्रमोशन मिल जाएगा। मिडिल क्लास डेविल का टाइम में तुम लोग सच सोच सकते हो और प्लान कर सकते हो कि हाई क्लास बनने के बाद तुम्हें क्या करना है। सेंसे ने तो ऐसे बोला जैसे ये सब कुछ इतना आसान हो। मिडिल क्लास और हाई क्लास डेविल, ये ये कह रहे हो कि मुझे ये बनने का हक है? मैं तो बस इतना ही पूछ पाया क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं अवार्ड के लायक ही नहीं हूँ। मेरे दिल को सच्चाई ये थी कि प्रमोशन मिलने के बाद मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरा सपना तो मेरे बिल्कुल सामने खड़ा था। सा, तभी साजिक समा एक मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ सिर हिलाते हैं। हाँ, एविल गॉड लोकी और उन टेररिस्ट को हराना अपने आप में बड़ी अचीवमेंट्स हैं। और बाइल के खिलाफ जो तुमने लास्ट मैच में फाइटिंग स्किल दिखाए वो भी शानदार थे, लेकिन सबसे बढ़कर इसे तुम उपाय ड्रैगन के नाम से पॉपुलर हो। तुम्हारे प्रमोशन की बात हो, ये कोई अजीब बात नहीं। मैं तो कहूँगा कि ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट था। तो वो शो भी रीज़न था? कैसे हो सकता है ये? मुझे तो लगा था वो बस ग्रेमोरी हाउस का एक प्रॉफिट मेकिंग प्लान था।
अभी हाल ही में एक स्पॉन्ज लॉन्च हुआ है जिसका नाम स्पॉन्ज ड्रैगन। मुझे तो लगता है ग्रेमोरी हाउस एक्चुअली एक बिजनेस फैमिली है, क्योंकि वो तो बायल के मैच में हुआ छोटी छोटी चीज़ को भी प्रोडक्ट बनाकर बेच देते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन तुम्हारे प्रमोशन रिकमेंडेशन के लिए। इसे अकेनो यूटो, तुम सब ऐसे सर्वेंट्स हो जिन पर मुझे गर्व है। मैं सच में खुद को बहुत खुश नसीब समझती हूँ। रियाज ने एक संतुष्ट मुस्कान के साथ ये कहा। ऐसा लग रहा था जैसे वह अंदर से बहुत खुश थी, शायद इसीलिए क्योंकि जिनके ऊपर उससे सबसे ज़्यादा फ़क्र है उन्हें उन्हीं को उन्हीं को इतना बड़ा सम्मान मिला है, और ये बात उसके लिए बड़ी खुशी की बात है। इसे सान, कीवा सान, अकेनो सान, बधाई हो। हाँ, ये तो सच में अच्छी खबर है। तुम लोग ऐसे कॉमरेड्स हो जिन पर मुझे फ़क्र है। डेविल के मिडिल क्लास प्रमोशन, मुझे तो इसमें काफ़ी इंटरेस्ट है। चर्च ट्रियो, आसिया, शिनोविया और इनिना भी हमसे खुश हैं। मैं भी सेम्पाई की तरह इम्प्रूव करना चाहता हूँ। ग्यास्को ने भी पॉजिटिव कमेंट दिया। ये लड़का अब काफ़ी पॉजिटिव हो गया है, पहले से ज़्यादा ब्राइट लगता है। मैं भी जल्दी से प्रमोशन लेना चाहती हूँ और एक स्टेबल और लग्जरियस लाइफ जीना चाहती हूँ। रोसवाइस सन का सपना हमेशा की तरह रियल और प्रैक्टिकल है, और ये टीम ऐसी बन चुकी है जिसके सामने राइसर उनिसमा की टीम कम्पीट ही नहीं कर सकती। रावल कहती है, हाँ, अब लगता है ही नहीं कि हमारी टीम राइसर की टीम के से कभी हार सकती है। हाउस ऑफ फिनिक्स का बड़ा बेटा रेटिंग गेम का टॉप प्लेयर है। उसकी टीम काफ़ी बैलेंस्ड है। सेंसे ने कहा, हाउस ऑफ फिनिक्स का बड़ा बेटा, हाँ। मेरे उनिसमा हमारे हाउस के नेक्स्ट हेयर हैं, और वो स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो हमें दिक्कत होगी। खैर ये छोड़ो, ये वैसे भी एक बड़ी बात है। रियाज समा के सर्वेंट से ऐसी एक्सपेक्टेशन रखना तो बनता ही है। इतने कम टाइम में 3 लोगों का प्रमोशन मिलना ये कोई छोटी बात तो नहीं है ना कोने को सान? रावल ने कोने को चांद से पूछा। ऑफ कोर्स, कॉन्ग्रेचुलेसन्स ईसे सेम्पाई, यूटो सेम्पाई, अकेनो सेम्पाई। कोने को चांद ने हल्का सा स्माइल दिया, लेकिन उसका टोन काफ़ी लो था। हाँ, ऐसा लग रहा था जैसे वो हमारे प्रमोशन से खुश है, पर अपने यूजुअल काम और क्वाइट वे में। लेकिन जल्द ही इन तीनों के अलावा बाकी लोगों का भी प्रमोशन मिलेगा। तुम लोगों ने जो किया है वो वाकई कमाल का था। पावर के लेवल पर देखा जाए तो लगभग सभी लोग अब हाई क्लास डेविल तक पहुंच चुके हैं। ऐसे सर्वेंट्स का एक ही ग्रुप में होना ये काफ़ी रेयर है। सेंसर ने ये कहा। समझ गया, मतलब बाकी मेंबर्स के पास भी प्रमोशन का चांस है। और वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये थोड़ा अजीब होता अगर सिर्फ हमें ही एक्नॉलेज किया जाता, जबकि हम सभी ने वो इंटेंस बैटल फेस की थी। सभी ने डेथ के करीब तक जाके फाइट किया। ये सबके लिए कोमत था। अकेनो-सान और कीवा खड़े हो जाते हैं और साजिक समा के सामने रिस्पेक्ट के साथ झुककर उनका शुक्रिया करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोशन रिकमेंडेशन के लिए। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा सम्मान है, शायद मेरे लायक से भी ज़्यादा। साजिक लूसीफर समा, मैं ये प्रमोशन रियास गुरुमुरी के ग्रुप के एक नाइट के रूप में एक्सेप्ट करता हूँ। मैं भी इसे क्वीन के रूप में एक्सेप्ट करती हूँ ग्रेमरी ग्रुप की तरफ से। मुझे इस प्रमोशन के लिए एक्नॉलेज करने के लिए मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ। कीवा और अकेनो ने ये रिकमेंडेशन बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से एक्सेप्ट किया। तो इसे कौन, तुम्हारा क्या कहना है? साजिक समा ने मुझसे पूछा। मैं भी तुरंत खड़ा हुआ और साजिक समा के सामने सर झुकाकर रिस्पेक्ट दिया। मैं तो इसे ज़रूर एक्सेप्ट करूँगा, बहुत बहुत शुक्रिया। सच कहूँ तो अभी भी शौक में हूँ, क्योंकि ये तो सिर्फ एक सपना था मेरे लिए, लेकिन मैं इसे अपने सपने के लिए पार करना चाहता हूँ। मैं खुश हूँ कि मेरा मतलब बुचो के इस एक्सपेक्टेशन पर खरा उतर पाया। ओ माओ समा के सामने उससे नाम से बुलाना शायद थोड़ा बदतमीजी होता है। ये सोच ही रहा था कि ये साजिश ने एक नोटिस स्माइल के साथ कहा, ओया ओया, इससे कौन, तुम रियाज को मेरे सामने भी उसके नाम से बुला सकते हो। नहीं, वो तो मैं हम्बल रहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन साजिक समा तो मज़े में बोलते रहे। मैं तो कह रहा हूँ कि तुम उसे नाम से बुलाओ। मैं भी खुश हूँ, और तुम दोनों को देखकर दिल को सुकून मिलता है। उन्हीं समा, प्लीज़ हमसे मजाक मत करो। रियाज तुरंत खड़ी हो गई। उसका चेहरा लाल हो गया था और वो थोड़ी नाराज़ थी। आ, आ, वो गुस्सा भी करती है तो कितनी क्यूट लगती है, क्यों नहीं, है ना ग्रेफिया? साजिक समा ने ग्रेफिया सान से पूछा। ग्रेफिया ने हमेशा की तरह अपने काम और कूल अंदाज में जवाब दिया। मेरे जैसे किसी को कुछ कहना मेरे जैसे किसी को कुछ कहने का हक नहीं, लेकिन ऐसे मौक़ों पर एक दूसरे को नाम से बुलाना गलत भी नहीं लगता। गिरफ्त आसान भी एवं गिरफ्त उन्हीं समा रियास रियास भी चुप हो गई।
क्योंकि जब ग्रेफिया सर ने कुछ कह दिया तो उसके आगे बोलना मुश्किल हो जाता है। साजिक शर्मा ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ हाँ, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर तुम मुझे आनी हुए बुलाओ। चलो इसे कौन, अब मुझे बुलाओ उन्हीं चांद। तभी उसके सिर पे ग्रेफिया सान का हैरिसन जोर से पड़ा। साजिक शर्मा, ऐसे सीरियस सिचुएशन में भी आप ज़्यादा ही कर रहे हैं। एक दिन जब वक्त सही होगा तब वो आपके लिए आपको ऐसे बुला सकता है। हाँ तुम सही कह रही हो, शायद जल्दबाजी करना ग्रेमोरी घर के मर्दों की आदत होती है। सेंसे जो साइड में पूरे सीन पर हंस रहे थे थोड़ा सा सांस लेकर कहने लगे, तो ऐसे ही अगले हफ्ते तुम तीनों इससे कीबा और अकेनो अंडरवर्ल्ड में मिडिल क्लास डेविल प्रमोशन के टेस्ट में पार्टिसिपेट करोगे। टेस्ट तो काफ़ी पहले आ गया, नेक्स्ट वीक, ये तो काफ़ी जल्दी नहीं है, कीबा ने कहा। उसके बाद अकेनो सर ने बात को आगे बढ़ाया, अगर मुझे सही से याद है तो मिडिल क्लास प्रमोशन टेस्ट में एक रिपोर्ट लिखनी होती है, एक रिटन टेस्ट होता है और एक प्रैक्टिकल भी। प्रैक्टिकल को छोड़ो, लेकिन रिपोर्ट और रिटन टेस्ट के साथ क्या हम ठीक से मैनेज कर पाएंगे? रिपोर्ट भी है उन्हों और रिटन टेस्ट भी है। क्या मैं कर पाऊंगा? मैं तो थोड़ा नर्वस महसूस करने लगा हूँ। तभी सेंसे ने कहा, टेंशन मत लो, अगर रिटन टेस्ट की बात हो तो अकेनो और कीवा का कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बेसिक नॉलेज और डेविल्स के एप्लीकेशन टाइप क्वेश्चन होते हैं और रेटिंग गेम से रिलेटेड सवाल भी होंगे, इसलिए कुछ नया नहीं है। और रिपोर्ट के लिए उन्हें क्या लिखना होता है? सेंसे ने ग्रेफियस से पूछा। ग्रेफियस एक कदम आगे आई और समझाने लगी, जो रिपोर्ट टेस्ट के दिन सबमिट करनी होती है उसका मेन फोकस होता है तुम मिडिल क्लास डेविल बनने के बाद क्या करना चाहोगे। जो रिपोर्ट टेस्ट के दिन सबमिट करनी होती है उसका मेन फोकस होता है तुम मिडिल क्लास डेविल बनने के बाद क्या करना चाहोगे। इसमें तुम्हारा एम और ग्रेड थीम के रूप में लिखना होता है। साथ ही ये भी पॉपुलर है कि लोग लिखते हैं अब तक तुमने क्या हासिल किया। समझ गया। तो बेसिकली हमें अपने गोल और अब तक के एक्सपीरियंस के बारे में लिखना होगा। कोई कॉम्प्लिकेटेड बात लिख नहीं पाऊंगा तो सोच रहा हूँ कुछ सिंपल और क्लियर लिखूं, लेकिन रिपोर्ट लिखना भी काफ़ी इंटिमिडेटिंग लग रहा है। कुछ कुछ तो ये ह्यूमन वर्ल्ड के टेस्ट जैसा लग रहा है। मैं तो मजाक में कह देता हूँ। तभी सेंसे ने साजिक समा की तरफ देखा और बोला, वेल शायद वो ह्यूमन वर्ल्ड के सिस्टम को मॉडल के रूप में यूज़ कर रहे हैं। साजिक समान ने हाँ में सिर हिलाया। मिडिल क्लास प्रमोशन टेस्ट देने वाला ज़्यादातर डेविल्स रीइंकारनेटेड डेविल्स होते हैं, इसलिए हम ह्यूमन वर्ल्ड के टेस्ट फॉर्मेट के मॉडल बनाकर प्रमोशन टेस्ट में अप्लाई करते हैं। समझ गया। अगर मैं सोचूं तो ये बात बिल्कुल लॉजिकल लगती है। आजकल तो काफ़ी रीइंकारनेटेड डेविल्स हो गए हैं, तो नेचुरली प्रमोशन टेस्ट देने वाला भी मोस्टली फॉर्मर ह्यूमंस ही होंगे, इसलिए उनका सिस्टम भी उन्हीं के हिसाब से डिजाइन किया होगा। तभी सेंसे ने अपने घुटनों पर जोर से हाथ मारा और हमें देखते हुए बोला, वैसे भी रिपोर्ट टेस्ट वाले दिन तक रेडी होनी चाहिए, तो उसे अपनी पहली प्रायोरिटी बना लेना। लेकिन इसे यस, मैं थोड़ा घबराते हुए जवाब देता हूँ। सेंसे सीधा मेरी तरफ उंगली करते हैं और कहते हैं, रिपोर्ट के अलावा तुम्हें रिटन टेस्ट की प्रॉपर तैयारी भी करनी होगी। कॉमन नॉलेज से ज़्यादा तुम्हें एक हफ्ते में अपने दिमाग को ट्रेन करना है ताकि एप्लीकेशन टाइप क्वेश्चन सोल्व कर सको। टेंशन मत लो, तुम्हारे आसपास काफ़ी इंटेलिजेंट लड़के लड़कियां हैं। तभी रियाज ने मेरे कंधे पे हाथ रखा। मुझ पर छोड़ दो इसे, मैं तुम्हें सब कुछ अच्छे से सिखाऊंगी। इसे मैं भी क्वेश्चंस को रिवाइज करना चाहती हूँ, तो चलो साथ में पढ़ते हैं। आशिया ने ऐसा कहा। आ रहा तो मैं भी तुम लोगों के साथ स्टडी करूँगा, केनो-सान ने मुस्कुराते हुए कहा। कीवा और केनो-सान दोनों ने मुझे सपोर्ट दिया। और क्या सॉलिड सपोर्ट सिस्टम है। रियास और केनो-सान जैसे लोग मेरे साथ हो तो कॉन्फिडेंस वैसे ही आ जाती है, और ऊपर से कीवा जैसे गुड लुकिंग जीनियस भी हेल्प करना चाहते हैं। सच में ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी होती है अच्छे दोस्त। लेकिन एक चीज़ तो रह गई। तो फिर प्रैक्टिकल का क्या? जब मैंने ये पूछा तो सार्जिक समा, ग्रिफियासन और सेंसे ने एक अजीब सी शक्ल बनाई और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। मुझे नहीं लगा कि तुम्हें उसके बारे में चिंता करनी चाहिए। सेंसे ने ऐसा बोला जैसे ये तो एक ऑब्वियस सी बात है, लेकिन मेरे केस में तो प्रैक्टिकल ही वो चीज़ है जिसमें मैं सबसे ज़्यादा पॉइंट्स ले सकता हूँ। तो मैं सोच रहा था उसके लिए ट्रेनिंग करूँ। मैंने थोड़ा कंफ्यूज होकर बोला, लेकिन सेंसे ने अपना हाथ साइड में हिलाते हुए कहा, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि तुम्हें उसकी ज़रूरत नहीं, बस टेस्ट वाले दिन प्रैक्टिकल दे देना। तुम शायद उस दिन तक समझ भी नहीं पाओगे, क्योंकि वह
तुम लोगों को भी प्रैक्टिकल की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस रिपोर्ट पर फोकस करो। जी जी, अकेनो और किबा ने काल्मली जवाब दिया, जिसे जैसे उन्हें सब पहले से सब पता हो। मुझे तो अब भी मुझे तो अब भी बेचैनी हो रही है, क्या होने वाला है प्रैक्टिकल में। अकेनो और किबा ने बिना किसी हेजिटेशन के जवाब दे दिया, तुम दोनों को भी कोई टेंशन नहीं, सीरियसली। तो मुझे प्रैक्टिकल छोड़कर रिटन टेस्ट की पढ़ाई करनी पड़ेगी, जबकि प्रैक्टिकल मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जिसमें मैं सबसे ज़्यादा पॉइंट्स कमा सकता हूँ। वैसे भी रिटन टेस्ट में मेरे मार्क्स अच्छे आने के चांसेस कम हैं, तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। लेकिन फिर भी मैं प्रैक्टिकल के लिए ट्रेनिंग करना चाहता हूँ। अगर मैं टेस्ट के दिन कुछ कर ही नहीं पाया तो बड़ा लॉस होगा। मैं थोड़ा नर्वस होकर हाथ उठाता हूँ। एक लास्ट बात, मुझे पता है ये पूछना थोड़ा एम्ब्रेसिंग है, लेकिन अगर मैं फेल हो गया तो क्या मैं अपना रिकमेंडेशन खो दूंगा? साजिक समा ने स्लोली सिर हिलाया। नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक बार रिकमेंडेशन मिल जाए तो अगर तुम नेक्स्ट वीक टेस्ट में फेल भी हो जाओ, फिर भी वो रिकमेंडेशन कैंसिल नहीं होती। तुम टेस्ट दोबारा दे सकते हो जितनी बार चाहो, जब तक रिजल्ट बहुत ही ख़राब ना हो। तुम्हारी रिकमेंडेशन सेफ़ है। ये सुनकर थोड़ा सुकून मिला, लेकिन बहुत ही ख़राब रिजल्ट का क्या मतलब है? ओ, ऐसा है। ये सुनकर काफ़ी रिलीफ मिला। तो अगर मैं नेक्स्ट वीक फेल भी हो गया, तब भी मैं टेस्ट दोबारा दे सकता हूँ, जब तक मैं कोई अजीब सा क्राइम ना कर दूँ। ये प्रमोशन सिस्टम काफ़ी सेफ फील करवाता है। मैंने सुकून का सांस लिया, और तभी साजिक समा ने स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट टोन में कहा, और मुझे पता है कि तुम नेक्स्ट वीक का टेस्ट क्लियर कर लोगे। इससे कौन तुम्हें शायद ये रिकमेंडेशन थोड़ा अचानक लगा हो, इसलिए अनईज़ी महसूस कर रहे हो, लेकिन चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। के तरफ से मुझे माओ समा से तारीफ़ मिली। क्या ये सच है? क्या मैं वाकई पास कर सकता हूँ? लेकिन मुझे रिकमेंडेशन मिली है। मुझे उनकी एक्सपेक्शन पर खरा उतरना है मुझे उनकी एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरना ही होगा, और टेस्ट तो देना ही है। प्रमोशन मेरा पहला एम था, और ये सब कुछ तो तब हुआ जब मैं बिना सोचे समझे बस अपना काम करता गया। लेकिन अब यह एक इम्पोर्टेंट अपॉर्चुनिटी बन चुकी है। मैं पूरे हौसले के साथ आगे बढ़ूंगा और पास करूंगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। मैं डेफिनेटली मिडिल क्लास डेविल बनूंगा, और एक दिन हाई क्लास डेविल भी। मैं फुल एनर्जी के साथ जवाब दिया, हाँ हाँ, हाँ भाई हाँ। अब हारेम किंग बनने का रास्ता ऑफिशियली ओपन हो चुका है, बस सीधा आगे बढ़ना है। और एक दिन मैं खुद को खुद को न्यूड लड़कियों के बॉडीज में डूबा हुआ पाऊंगा। मेरे दिमाग के अंदर एची ड्रीम चल के एकदम बन चुके थे। तभी रोसवाई सन खड़ी होती है। तब अब जब डिस्कशन बेसिकली ख़त्म हो गया है, मैं चली जाती हूँ। मैं देखता हूँ तो उन्होंने कुछ ऐसे कपड़े पहने हैं जैसे वो कहीं जाने वाली हो। मुझे पूरी मीटिंग के दौरान ये बात डिस्ट्रैक्ट कर रही थी। रुसवाई सन, क्या आप कहीं जा रही हैं? मैंने पूछा, तो रुसवाई सन ने दूर आसमान में देखते हुए जवाब दिया, नॉर्थर्न यूरोप में कुछ समय के लिए वापस अपने घर जाने का सोच रही हूँ। नॉर्थर्न यूरोप? वापस घर? ये क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, लेकिन रियाज को जैसे सब कुछ पता हो। ये उस बात के बारे में है ना? रोसवाई शाह ने चुपचाप रियाज के सवाल पर अपना सिर हिला दिया। हाँ, अभी के लिए मुझे लगता है कि मुझ में पावर की कमी है। ग्रेमोरी टीम अक्सर पावरफुल ओपोनेंट्स के साथ लड़ती है। अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो मैं टीम के लिए एक रुकावट बन जाऊंगी। इसलिए मैं अपने रूक ट्रेड को और एनहेंस करने का सोच रही हूँ। तो रोसवाई सन अपने रूक ट्रेड को अपग्रेड करने के लिए जा रही है। तब सेंसे ने उससे पूछा, रोसवाइस, क्या वल्हला में कोई है जिसके ऊपर तुम भरोसा कर सकती हो? हाँ, वहाँ मेरी एक सेम्पाई है जो इस फील्ड की प्रोफेशनल है। ऐसा लगता है कि वैल्करी कैंडिडेट टेस्ट के दौरान मैजिकल अटैक्स में जो पॉइंट्स मिलते हैं वो मेरे लिए बेकार हो गए थे। बाइल के खिलाफ बैटल के बाद लगता है रोसवाई सान के मन में कुछ बातें रह गई थी जिनके लिए वो परेशान थी, और शायद रिग्रेट भी कर रही थी। वो अपना 100% नहीं दे पाई, लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए तो उन्होंने लास्ट मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। उन्होंने बाइल उन्होंने बाइल टीम के 2 सर्वेंट्स को हरा दिया था, और सायरा ओर्ग सान को भी
फ्लिंच करवा दिया था, क्योंकि उनका मैजिकल अटैक उस तक पहुंच गया था। मैजिक और डिमोनिक पावर्स दोनों सेम लगते हैं, लेकिन असल में काफ़ी डिफरेंट हैं। डिमोनिक पावर वो पावर है जो डेविल्स अपने इंटरनल पावर से यूज़ करते हैं, जैसे किसी नेचुरल फिनोमिनम को रियलिटी में लाना। उसके लिए इमेजिनेशन को मटेरियलाइज करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, और अगर वो पावर कॉम्प्लिकेटेड या पावरफुल हो तो उसको कंट्रोल करने के लिए हाई लेवल टेक्निक चाहिए होती है। मैजिक दूसरी तरफ रूल्स और फार्मूलाज के थ्रू सुपरनेचुरल लॉ को कंट्रोल करता है। जब आप मैजिक सर्कल डिप्लॉय करते हो तो कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। हर बार रूल और फार्मूला कैलकुलेट करना पड़ता है। शुरू में मैजिक इसलिए बना था ताकि डेविल्स के अलावा दूसरे बींग्स भी डिमोनिक पावर जैसा कुछ यूज़ कर सके अपने फार्मूला और लॉस के थ्रू। आज के टाइम में तो मैजिक इतना इवॉल्व हो गया है कि मैजिक कुछ ऐसे काम भी कर सकता है जो डेविल्स की डिमोनिक पावर्स नहीं कर सकती। और कुछ डिमोनिक पावर ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ मैजिक के लिए नहीं किए जा सकते, खासकर वो पावर्स जो प्योर डेविल क्लैंस की ब्लड लाइन से आता है। तो इस तरीके से मैजिक और डेमोनिक पावर दोनों सिमिलर तो हैं, लेकिन फंडामेंटली अलग हैं। जो पावर मैजिक से आती है उसे लोग मैजिकल पावर्स या पावर ऑफ बुद्धिज़्म भी कहते हैं। ये सब मुझे सेंसे और रोसवाई सान ने बताया था, तो मुझे थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन पता है मैजिक के बारे में। लेकिन हाँ, इससे ज़्यादा का मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। और तभी सेंसे बोलते हैं। सेंसे ने सीरियस टोन में कहा, रियाज की टीम को ओवरऑल बैलेंस देखते हुए ये ज़रूरी है कि टीम में कोई मैजिक यूज़र हो। शायद तो अगर उन्होंने किसी बिशप या पाउन पीस का यूज़ किया होता मैजिक में स्पेशलाइज करने के लिए, तो टीम का स्ट्रेटेजिक वैल्यू और बढ़ जाता। उन्होंने एनालाइज जारी रखा, रेस की टीम के पास ओवरवेलमिंग फायर पावर है, मतलब अटैक में कोई कमी नहीं, लेकिन अगर पूरी टीम के स्ट्रक्चर देखो तो उसमें डिफेंस थोड़ा वीक है। और अगर कोई टीम ट्रिक्स या टैक्टिक्स यूज़ करे तो रियाज की टीम आसानी से गिर सकता है। ये बात पहले के रेटिंग गेम्स और रियल लाइफ बैटल्स में भी सामने आई हैं। दुश्मन ने टीम के इसी वीक पॉइंट्स को टारगेट किया। फिर उन्होंने थोड़ा सार्केस्टिक टोन में कहा, असल में लगता है पूरी टीम के पास मसल्स ही मसल हैं। दिमाग के अंदर भी स्ट्रेटजी ये है, हमारे गिरने से पहले उनको गिरा दो। हा हा हा, स्वैज बहुत एक्यूरेट। और इसीलिए उन्होंने कंक्लूड किया इस वीकनेस को मैजिक के जरिए कवर करने का स्मार्ट मूव होगा। बेसिकली रोसवाइज जैसे मैजिक यूज़र टीम के लिए एक टैक्टिकल वेपन बन सकते हैं जो ब्रूट फोर्स और प्योर अटैक से अलग डिमेंशन में टीम को स्ट्रॉन्ग बनाती है। सेंसे के कमेंट पर सबने एक कड़वी मुस्कान दे दी, जैसे सबको पता हो कि वो सच कह रहे हैं, लेकिन थोड़ा चुभने वाला सच है। रियाज भी थोड़ा शर्मा गई थी, उसका चेहरा लाल पड़ गया था। वेल, बात तो सही ही है, हम में से ज़्यादातर लोग वैसे ही हैं जो सीधा टकरा जाते हैं बिना ज़्यादा स्ट्रेटजी के, और फिर टेक्निक टाइप ओपोनेंट्स हमें खेल की तरह चला देते हैं। तभी साजिक समा ने काम और कंपोस्ट टोन में कहा, लेकिन ऐसे काफ़ी फैंस हैं जो तुम्हारी टीम जैसे ग्रुप्स को पसंद करते हैं। स्ट्रेटजी टाइप टेक्निक बेस्ड टीम्स पहली नज़र में समझना मुश्किल होता है और उनमें वो एक्सट्रीम एक्शन कम होता है, लेकिन एक्सपर्ट लेवल फैंस उन टीम्स को अप्रिशिएट करते हैं। सेंसे ने भी हाँ में सिर हिलाया। हाँ, इसीलिए रियाज और सायरा और जैसे टीम्स को अपने फ्लैशी बैटल्स से ऑडियंस अट्रैक्ट करनी चाहिए, लेकिन साथ ही स्ट्रेटजी को भी इम्प्रूव करते रहना चाहिए। ऐसे में फ्यूचर के प्रोफेशनल गेम्स और भी ज़्यादा एक्साइटिंग हो जाएंगे। तो इस एंगल से भी सोचा जा सकता है, प्रोफेशनल रेटिंग गेम्स सिर्फ जीतने के लिए नहीं, ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए भी होते हैं, जैसे रियल लाइफ स्पोर्ट्स में होता है। परफॉर्मेंस प्लस पॉपुलैरिटी ट्रू इज इक्वल टू ट्रू सक्सेस। ऐसी लड़ाई का स्टाइल भी एक शो है, और हम जैसे टीम एक्शन और एक्साइटमेंट का सिंबल बन सकते हैं, बस थोड़ा स्मार्ट होना पड़ेगा। वैसे भी सेंसे ने बात आगे बढ़ाई, तुम्हारे जैसे पावरफुल मेंबर्स के लिए प्रॉपर सपोर्टर होना ज़रूरी है। तो क्या ठीक होगा रोसवाइस को वलहल्ला भेजना? रियास ने आराम से जवाब दिया, हाँ, अगर उनके पास कुछ स्पेसिफिक एरियाज हैं जिनको वो इम्प्रूव करना चाहती हैं तो उससे रोकने का मेरे पास कोई रीज़न नहीं है। रियाज का जवाब सुनकर रोसवाई सान ने रिस्पेक्टफुली झुककर अपना ग्रेटिट्यूड दिखाया। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे मैं मिड सेमेस्टर टेस्ट के लिए क्वेश्चन पेपर भी रेडी कर चुकी हूँ, तो उसकी चिंता मत करिए। रियाज और ओकेनो दोनों ने हाँ में सिर हिलाया, जैसे एक्सपेक्टेड था। उसने उनसे वो
अब अब याद आया, एकेडमी में भी मिड सेमेस्टर टेस्ट का टाइम आने वाला है। हाँ यार, अब तो मिड सेमेस्टर टेस्ट का टाइम आ गया है। सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए दूसरे सेमेस्टर में स्पोर्ट्स फेस्टिवल, स्कूल ट्रिप, स्कूल फेस्टिवल और अब ये मिड सेमेस्टर टेस्ट, एक के बाद एक से नॉन स्टॉप इवेंट्स और क्रैप मिड सेमेस्टर टेस्ट। और मैंने तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं की। मैं एकदम से उठकर चिल्लाया, अब मैं क्या करूं, क्या ही करूं भगवान, मैं वैसे ही दिमाग से वीक हूं और ऊपर से टेस्ट भी। ये तो सबसे ख़राब दिन होने वाला है। लेकिन अगर मैं प्रमोशन टेस्ट भी मिस कर दूं तो वो भी बुरी बात है। लगता है मेरी परेशानी भरी स्कूल लाइफ अब टेस्ट के दिन ऐसे ही चलती रहेगी। जब मैं अपना सर पटक के बैठा था तभी साजिक समा ने रावल से पूछा, रावल क्या तुम उस पहले वाले डिस्कशन को एक्सेप्ट करती हो? बिल्कुल साजिक समा, रावल ने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। ये किस बात के डिस्कशन हो रहा है? मैंने 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 हैरान होते हुए पूछा। ये पहली वाली डिस्कशन क्या थी? साजिक समा ने आराम से जवाब दिया, हाँ मैं सोच रहा हूँ कि रावल को इसे उनकी असिस्टेंट बना दूँ। सिंपल शब्दों में एक मैनेजर रावल मेरी मैनेजर बनेगी। अगर याद करूँ तो सेंसे ने भी बायल मैच के पहले कुछ ऐसा ही हिंट दिया था। साजिक समा ने अपनी बात आगे बढ़ाई, इसे कौन अब आगे से काफ़ी बिजी होने वाले हैं, दोनों जगह, ह्यूमन वर्ल्ड के स्टडीज़ में भी और अंडर वर्ल्ड के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज में भी। सार्जिक समा ने आराम से बताया, ग्रेफिया ग्रेमोरी टीम का शेड्यूल हैंडल करती है, लेकिन आखिर वो भी एक ही इंसान है। ऐसे काफ़ी सिंपल मैटर्स होंगे जिसे वो अकेली मैनेज नहीं कर सकती। इसलिए मैंने सोचा कि अब तुम्हारे लिए एक मैनेजर असाइन कर देना चाहिए और उसके लिए मैंने रावेल को चुना, जो अंडरवर्ल्ड से कनेक्टेड भी है और ह्यूमन वर्ल्ड में भी स्टडी कर रही है। तो मेरा सपोर्ट सिस्टम फाइनली तय हो गया है। सेंसे ने भी कहा था कि मुझे फ्यूचर में ऐसे ही सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। और बाइल के मैच में जो इतने सारे बच्चे मुझे चीयर कर रहे थे, उससे ये क्लियर हो गया है कि ओप्पाई ड्रैगन अंडरवर्ल्ड में कितना पॉपुलर हो चुका है। और ये पॉपुलैरिटी शायद ही वजह है कि मुझे एक ऑफिशियल मैनेजर असाइन किया गया है। मैं सेलिब्रिटी हूँ अंडरवर्ल्ड में शायद, हाँ, लेकिन मुझे फील नहीं होता। फिर भी मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि मैं फेमस हूँ। थोड़ा स्कैरी भी है क्योंकि मेरी इम्पोर्टेंस ऐसी एरियाज़ में बढ़ रही है जिनका मुझे खुद भी आइडिया नहीं होता। तब सार्जिक समा ने एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट किया, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने ये बात अचानक उठाई, लेकिन रावेल, मैं चाहता हूँ कि तुम इससे कौन के मिड क्लास प्रमोशन टेस्ट में भी उसकी सपोर्ट करो। रावेल एकदम एनर्जेटिक मूड में खड़ी होती है और कॉन्फिडेंस के साथ उठकर कहती है, अंडरस्टूड, मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं रावल फिनिक्स, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ इंश्योर करूँगी कि इससे सान का प्रमोशन हो। मैं तुरंत ही सारे असिस्टेंट्स सारे यार एक तो इंग्लिश सारे ज़रूरी बुक्स और स्टडी मटेरियल्स कलेक्ट कर लेती हूँ। रावल ने कॉन्फिडेंटली बोलकर रूम छोड़ दिया और मैं सिर्फ इतना ही सोच पाया, वो तो पूरे जोश में है। उसका मेरे साथ होना मुझे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम का एहसास देता है। तभी सेंसे ने आराम से एक बात और तभी सेंसे ने एक और इम्पोर्टेंट बात बोली, रावल के लिए तुम्हारा प्रमोशन उसके फ्यूचर लाइफ पर बहुत बड़ा असर देगा। मतलब ये प्रमोशन सिर्फ मेरी ग्रोथ नहीं, रावल के स्टेटस के लिए भी क्रूशियल है। जैसे उसके पेरेंट्स हाउस ऑफ फिनिक्स भी मेरी ग्रोथ में इंटरेस्टेड है, वैसे ही वो भी इस मिशन को फुल सीरियसनेस से ले रही है। तब सेंसे ने थोड़ा टीजिंग मूड में कोने को चांस की तरफ देखा और बोला, कोने को, अगर तुमने अपना गार्ड नीचे कर दिया तो तुम्हारा वो सेंपाई जिसको तुम इतना प्यार करती हो रावल ले जाएगी। ओए सेंसे, ऐसे टीजिंग मत करो। तुम ऐसे बोलोगे तो कोनेको चान के अंदर जो रावल के लिए राइवलरी है उसमें और आग लग जाएगी। लेकिन कोनेको चान ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, वो बस नीचे देखती रही जैसे उसका मन कहीं और हो। सब थोड़ा कंफ्यूज हो गए। कोनेको चान का ये रिएक्शन एक्सपेक्टेड नहीं था। वो तो नॉर्मल सिचुएशन में रिएक्ट करती है, अब क्या हुआ? लगता है कोनेको चान सच में थोड़ा ऑफ लग रही है, कहीं बीमार तो नहीं? मुझे फिक्र हो रही है उसकी मुझे उसकी फ़िक्र हो रही है। लेकिन अभी मेरे सामने दो बड़े सवाल खड़े हैं। तो गाइस, हाई स्कूल डीएक्सटी सीजन 5 का एपिसोड 2 यहीं ख़त्म होता है। तो गाइस, बीच बीच में मैं इंग्लिश बोलने में थोड़ा घबरा जाता हूँ, तो इसके लिए मुझे माफ़ करना और फुल सपोर्ट करो यार।